एंटी हाइपरटेंसिव्स कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने ABC पढ़ लिया, आज हम D पढ़ेंगे। A ACE inhibitors, B for the beta blockers, C for the calcium channel blockers। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट D, दैट इज डाययूरेटिक्स। हम डाययूरेटिक्स क्यों पढ़ेंगे, व्हाट एक्चुअली डाययूरेटिक्स आर टॉकिंग अबाउट। डाययूरेटिक्स का मतलब है कि इंक्रीज करवाना, यूरेसिस मींस यूरिन, डाययूरेसिस इंक्रीजिंग द यूरिनेशन। यूरिनेशन हम क्यों इंक्रीज करवाते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद अस दैट वी आर गोइंग फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द यूरिन। इसका रीजन ये है कि ब्लड प्रेशर जब ज्यादा होगा तो उसमें ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, जिसमें से हमने क्या करना है, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप ब्लड के वॉल्यूम को डिक्रीज करो बाय मीन ऑफ यूरिनेशन। वो कैसे हम इंक्रीज करेंगे, जाहिर सी बात है, यूरिन में वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, बाकी भी मिनरल्स होते हैं, तो वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज दोस ड्रग्स दैट विल हेल्प अस इन रिमूविंग द वाटर कंटेंट फ्रॉम द यूरिन दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी। Let's have a discussion that what are the types, what are the mode of actions। पहले हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन, आपको अगर पता हो कि किडनी में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ये ग्लोमेरुलस एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। हमारे जो ड्रग्स होंगे डाययूरेटिक्स, वो क्या करेंगे, वो इन स्पेसिफिक पोर्शंस पर काम करेंगे। उन स्पेसिफिक पोर्शंस के जो नाम हैं वो कौन कौन से हैं, proximal convoluted tubule, distal descending loop of Henle, ascending loop of Henle, and the distal convoluted tubule and the collecting duct। ड्रग्स के नाम कौन कौन से हैं, थायाजाइड्स ये ग्रुप है एक, लूप्स दूसरा ग्रुप है, एंड पोटेशियम स्पारिंग तीसरा, ऑस्मोटिक चौथा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स पांचवा। स्पेसिफिक फंक्शंस आपको एक दफा पढ़ा, बताओ कि ये कहां कहां पर एक्ट करते हैं। थायजाइड्स की जो मोड ऑफ एक्शन है वो कहां पर है, दैट इज ऑन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लूप्स नाम जाहिर है, लूप ऑफ हैनले, स्पेशली असेंडिंग लूप ऑफ हैनले पर एक्ट करते हैं। पोटेशियम स्पारिंग इसका जो फंक्शन है दैट इज ऑन कलेक्टिंग डक्ट्स। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स जो है, ये इसका जो पोर्शन है लिटिल पार्शियल फ्रॉम द प्रॉक्सिमल एंड लिटिल मोर फ्रॉम द डिस्टल। ये जो डिसेंडिंग है, नॉट डिस्टल सॉरी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, तो इनका जो फंक्शन है इन दोनों पर है, ये जो ऑस्मोटिक है डाययूरेटिक्स। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का जो फंक्शन है दैट इज अर्ली और लिटिल लेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दैट्स इट। स्टार्ट करेंगे विद थायाजाइड, बिकॉज इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और बिगिनिंग भी है, बुक्स में भी फर्स्ट डिस्कस किया गया है, तो हम भी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द थायाजाइड्स। व्हाट इज इट्स मोड ऑफ एक्शन एंड हाउ इट इज डूइंग इट्स जॉब। जब हम पहुंचते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, तो क्या होगा, ये पोर्शन जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड ल्यूमन, जहां पर यूरिन बह रहा होता है। तो यूरिन का पोर्शन मैंने यहां पर ड्रा किया, ये यूरिन है, और फिर मौजूद जो मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल सेल का जो मेम्ब्रेन है, ये जो एक सेल है ये वाला, दैट इज एपिथेलियल सेल। इस पर कुछ रिसेप्टर्स और ट्रांसमीटर्स होते हैं जिसके थ्रू ये काम करते हैं। अभी कैसे काम करते हैं, यहां पर होगा यूरिन में मौजूद क्या क्या मौजूद है, इस यूरिन में आ रहे हैं हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, वाटर है और वगैरह वगैरह, कैल्शियम है, क्लोराइड है। यहां पर जो डाययूरेटिक्स काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो इस चैनल को ब्लॉक करते हैं। सोडियम और क्लोराइड का जो ट्रांसपोर्टर है, इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करते हैं। ये को ट्रांसपोर्टर है, सिम पोर्ट है। सोडियम भी अंदर की तरफ जाएगा और क्लोराइड भी अंदर की तरफ जाएगा। सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम फॉर एनसीसी यहां पर मैंने लिखा है, एनसीसी स्टैंड्स फॉर सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। इस को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करने के बाद सोडियम अंदर नहीं आएगा और क्लोराइड भी अंदर नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, सोडियम विल मूव इन द यूरिन, और आप जानते हैं कि सोडियम जहां जाएगा वाटर विल मूव विद इट। तो इस तरह से सोडियम की रिमूव करवाएंगे हम, तो वो यूरिनेशन में चला जाएगा। इसका एक जो साइड इफेक्ट बताता था हम ये है कि ये रिलीज करवाएगा इंक्रीज ऑफ द रिलीज ऑफ द पोटेशियम। वो कैसे करवाएगा, तो यहां पर तो पोटेशियम की बात हुई ही नहीं है, लेकिन हम आते हैं आपको बताते हैं कि पोटेशियम की रिलीज कैसे करवाता है। यहां पर तो जब यूरिन जा रहा है, इसमें मौजूद है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड एटसेट्रा। तो यहां पर इस सोडियम की री एब्जॉर्प्शन तो स्टॉप हो गई, ये सोडियम आएगा और क्लोराइड भी आ रहा है,
मौजूद इस डिस्टल के बाद जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, इसका जो पोर्शन है जब ये आ रहा होता है यहाँ पर से, यहाँ पर इनके अपने जो रीअब्जॉर्प्शन जब हम कहते हैं कि होता है, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे इसके एक सरफेस को, यहाँ से अगर हम इसको उठाएं इस पोर्शन को, ये यूरिन आ रहा है, ये मेम्ब्रेन है आपका मेम्ब्रेन, ये यूरिन यहाँ से गुजर रहा है जिसमें मौजूद है सोडियम पोटेशियम वगैरह और क्लोराइड एटसेट्रा। ये जो पोर्शन है फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड होता है या इंटरस्टिशियम होता है। तो होता क्या है, सोडियम आ रहा है, क्लोराइड भी आ रहा है और साथ में ये यहां से तो पास हो गया क्योंकि यहां पर ब्लॉक हमने कर दिए, यहां पर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ तो ये कंटिन्यू भेजा रहा है विद वाटर, और पोटेशियम भी इसके साथ है। जब ये डिस्टल पर पहुंचेगा, डिस्टल के पहुंचने के बाद कलेक्टिंग डक्ट्स पर पहुंचेगा या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पर पहुंचेगा, वहां पर सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि हमने थायजाइड्स यूज किए। थायजाइड्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिस्टल पर है, डिस्टल की हद तक है। यहां पर तो ये ब्लॉक नहीं हुए। कलेक्टिंग जो डक्ट्स है यहां पर सोडियम अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद जो मेम्ब्रेन पर मौजूद एक रिसेप्टर जो है वो फेस करता है ल्यूमन को, जहां पर से यूरिन क्रॉस हो रहा है, वहां पर मौजूद सोडियम का रिसेप्टर वो है, चैनल है, और पोटेशियम का चैनल है। और एक जो फेस करता है साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वो फेस करता है इंटरस्टिशियम्स को, जहां पर सेल्स होते हैं, ब्लड फ्लो कर रहा होता है। वहां पर एक ट्रांसपोर्टर है एंटीपोर्ट सोडियम और पोटेशियम के लिए, जो सोडियम और पोटेशियम के लिए काम करता है। यहां से जब यूरिन से सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, वो आएगा तो सोडियम फिर यहां पर ट्रांसपोर्टर के सामने होगा। ये जो सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर है, ये सोडियम को अंदर लाएगा इंटरस्टिशियम में, तो इंटरस्टिशियम से या ब्लड से वो पोटेशियम को फिर यहां से अंदर की तरफ ब्लड से ला करके मेम्ब्रेन के थ्रू यूरिन में शामिल कर देगा। इस तरीके से पोटेशियम का लॉस होगा, सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम का लॉस होगा। लेकिन यहां पर से सोडियम जो था वो बहुत ज्यादा था, उसमें मौजूद क्लोराइड भी था, पोटेशियम भी था, तो वो आ रहा था। एक तो यहां से पोटेशियम का लॉस हो रहा है विद सोडियम एंड क्लोराइड एक्सेट्रा, लेकिन यहां पर सोडियम थोड़ा सा सोडियम जो है वो रीअब्सॉर्ब दोबारा हो रहा है, और जिसके बदले से पोटेशियम जो है वो काफी ज्यादा निकल रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि हमने काफी ज्यादा जो है यहां से सोडियम की बसात करवाई थी रिलीज करने के लिए, तो सोडियम तो निकल रहा है साथ में और थोड़ा सा रीअब्सॉर्ब हो रहा है, लेकिन जिसकी वजह से पोटेशियम जो है वो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, जिससे हाइपोकैलेमिया हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट डायूरेटिक्स में से वेरी फर्स्ट वन दैट इज थायाजाइड्स, जिसका मोड ऑफ एक्शन इस तरह से स्पेसिफिक है। एक शॉर्ट रिव्यू अगर मैं देना चाहूं रिगार्डिंग द डायूरेटिक्स, दैट इज डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर जो एक्शन करते हैं, वो कैसे एक्शन करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं स्टॉप, जहां पर से सोडियम की और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ल्यूमन से टू द ब्लड टू द इंटरस्टिशियम तक जाएगी, जहां पर आपके ब्लड सेल्स फ्लो कर रहे होते हैं। तो सोडियम जाएगा, क्लोराइड भी जाएगा नॉर्मल तरीके से, लेकिन इस थायजाइड के थ्रू क्या होता है, थायजाइड सोडियम क्लोराइड को ब्लॉक करेंगे, तो पूरा सोडियम क्लोराइड जो है वो यूरिन के थ्रू फ्लो करेगा विद पोटेशियम विद कैल्शियम विद अदर आयंस। लेकिन जब ये फ्लो करेगा, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये पोटेशियम की लॉस को ज्यादा करवाता है। वो लॉस ज्यादा कैसे होता है, ये लॉस मजीद जब एग्रीवेट होता है, वो इंक्रीज होता है, वो होता है कलेक्टिंग डक्ट्स पर। कलेक्टिंग डक्ट्स पर मौजूद क्या होते हैं, ल्यूमन को मींस यूरिन को फेस करते हुए जो एपिथेलियल सेल्स हैं ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स, उस पर मौजूद है सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल। सोडियम की एंट्री होगी यूरिन से, मींस दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होगा टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम, और यहां पर जो ट्रांसपोर्टर है इंटरस्टिशियम की तरफ फेस कर रहा है, वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, पोटेशियम को लॉस करवाएगा, बिकॉज ये एंटीपोर्ट है। सोडियम आएगा बिल्कुल अंदर चला जाएगा और पोटेशियम वहां से बाय मींस ऑफ दिस एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर अंदर आएगा, और यहां से फिर दोबारा उसकी लॉस होगी और मिक्स होगा यूरिन में। जिस तरीके से यूरिन में पोटेशियम का लॉस होगा, और जिस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकैलेमिया, मींस लो पोटेशियम इन द ब्लड में पोटेशियम लो हो गया, क्यों, क्योंकि लॉस हो गया। सो डायूरेटिक्स कंटिन्यू है। दिस वन is going to be the potassium sparing diuretics। ये क्या होते हैं, नाम बताता है कि ये पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स है, ये पोटेशियम को सेव करते हैं। थायाजाइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं,
जो क्या करते थे, पोटाशियम की लॉस को करवाते थे। अगर कोई पेशेंट जो है वो हाइपर लॉस करवाएगा पोटाशियम का, तो उसको हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं, क्योंकि ब्लड में पोटाशियम का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो उस पोटाशियम के लॉस को काउंटर करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी गिव द पोटाशियम स्पायरिंग डायोरेटिक्स विद थायोसाइड्स, ताकि पोटाशियम जो लॉस हो रहा था वो लॉस ना हो। ये एक्स कहाँ पर करते हैं? देयर साइट ऑफ एक्शन इज ऑन कलेक्टिंग डक्ट्स। आप तो जानते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, आई होप सो, ये प्रॉक्सिमल, ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, ये डिस्टल, ये कलेक्टिंग। दिस पोर्शन इज स्पेसिफिक फॉर द पोटाशियम स्पारिंग डायरेटिक्स। ओके, काम कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन आई एम गोइंग टू पॉइंट सम स्पेशल अंडरस्टैंडिंग्स। अगर आप लोगों को ये पता हो कि ये ल्यूमन क्या होता है, ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, और ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन क्या होता है, फिर आपको पता चलेगा आसानी से। ये जो पूरा मैकेनिज्म है जिसमें से यूरिन फ्लो कर रहा होता है, उस पाइप को बोलते हैं पाइप, ट्यूबुलर सिस्टम, नेफ्रॉन का। तो ये पाइप, सपोज पाइप का जो अंदरूनी हिस्सा है, जो पाइप के अंदर स्ट्रक्चर को, जिसमें से यूरिन जो फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा होता है, उसको अगर हम लोग कहें, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इसको जो सेलुलर सरफेसेस होते हैं, उन सेल्स का जो मेम्ब्रेन जो फेस करता होता है पाइप के अंदरूनी स्ट्रक्चर को, उसको कहते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। और ये जो बैरोनी स्ट्रक्चर है, जो इंटरस्टिशियम्स और ब्लड को फेस कर रहा होता है, उसको कहते हैं बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। और ये जो पाइप का अंदरूनी स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमन। ओके, तो ये क्या हुआ? दिस इज द ल्यूमिनल पोर्शन, ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, ये एपिथेलियल सेल्स है, ये बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है, जहां पर इनका कनेक्शन विद द ब्लड और इंटरस्टिशियम होता है। अभी इसका साइट ऑफ एक्शन तो आपको पता चल चुका कि इट इज कलेक्टिंग डक्ट, और अब भी हम पढ़ते हैं कि ये कैसे काम करता है पहले, फिर हम आते हैं टुवर्ड्स पोटाशियम स्पारिंग डायरेटिक्स। अगर हम इनको प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो कैसे काम करते हैं। जनरली होता क्या है कि सोडियम आयन जो है उनकी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से बाय मीन ऑफ एक चैनल प्रोसेस एंट्री होती है एपिथेलियल सेल्स में। फिर उसके बाद ये जो है वहाँ पर मौजूद बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पर होते हैं कुछ ट्रांसपोर्टर्स लाइक सोडियम पोटाशियम एटिपेजेस। वो क्या करते हैं, वो सोडियम को इन करवाते हैं टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम, द ब्लड, और वहाँ से पोटाशियम की लॉस को करवाते हैं बाय मीन ऑफ एंटीपोर्ट। सोडियम जा रहा है ब्लड की तरफ, इंटरस्टिशियम की तरफ, पोटाशियम जो है वो इसको काउंटर कर रहा होता है। पोटाशियम अंदर आएगा टुवर्ड्स द एपिथेलियल सेल, फिर यहाँ से बाय मीन ऑफ चैनल बाहर जाएगा टू द ल्यूमन। फिर ल्यूमन में जाने के बाद आपको पता है कि ल्यूमन में आ गया, फिर तो जाहिर सी बात है कि पाइप सिस्टम में अंदर आ गया, विल बी लॉस्ट। इस तरीके से पोटाशियम का लॉस हो रहा है। अभी हमने इस पोटाशियम की लॉस को क्या करना है, स्टॉप करना है। हम क्या करेंगे, अगर सोडियम की एंट्री नहीं करवाएंगे तो सोडियम अंदर नहीं आएगा। सोडियम फिर क्या होगा, इसके जरिए से फिर पोटाशियम जो है वो इंटर बेक दोबारा से अंदर नहीं आएगा, मीन्स विल नॉट बी एंटीपोर्टेड। एंटीपोर्टेड क्या हुआ, सोडियम जाएगा उस तरफ टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियल ब्लड, और पोटाशियम जो है वो एंटीपोर्ट जाएगा टुवर्ड्स द एपिथेलियल सेल्स। फिर ल्यूमन मीन्स ल्यूमन में आया तो फिर वो यूरिन में गया। ओके, अभी हम क्या करते हैं, वी आर गिविंग पोटाशियम स्पारिंग डायरेटिक्स। वो कौन कौन से हैं, या तो हम सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, फिर सेल से और ब्लड से सेल में, और सेल से फिर ल्यूमन में पोटाशियम नहीं आएगा। इसके हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस हैं। एक हमारे पास है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, दूसरा हमारे पास है सोडियम पोटाशियम चैनल जो ब्लॉकर्स हैं वो। इनके क्लासिफिकेशंस हमने कैसे की हैं, मैंने एक शॉर्ट नमोनिक एक शॉर्ट क्लू बनाया है कि सी एट द केट। देखो बिल्ली को हम लोग सी से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग के से प्रोनाउंस करें क्योंकि ये हमारा स्टाइल है। सी, SEA, एस क्या है, स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन, ई क्या है, एप्लेरेनॉन। वो क्या करते हैं, SE एक्ट करते हैं एल्डोस्टेरोन पर। ये एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट होते हैं। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, एल्डोस्टेरोन आप लोगों को यहाँ पर मैंने लिखा है कि एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं। जब एल्डोस्टेरोन आकर के इन पर एक्ट करता है, इसके जरिए से ये एल्डोस्टेरोन जो है ये फिर क्या करता है, मजीद चैनल्स और एटिपेजेस को बनाता है। चैनल एटिपेजेस जब बनाता है तो उसको ये सेंड करता है बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पर, और मजीद चैनल्स
कि ये फॉर्मेशन करवाता है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पर, जिससे क्या होगा, सोडियम की एंट्री होगी और यहाँ से पोटेशियम की फिर लॉस होगी। अगर हम इसके एंटागोनिस्ट देंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, तो मजीद सोडियम के चैनल्स भी नहीं बनेंगे और मजीद एंटीबायोटिक्स जो है सोडियम पोटेशियम के वो भी नहीं बनेंगे बाजोलेटरल मेम्ब्रेन पर, और चैनल्स जो है वो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पर नहीं बनेंगे, जिससे सोडियम और पोटेशियम की लॉस जो है फिर खत्म हो जाएगी। क्यों? पोटेशियम पर लॉस नहीं होगा, सोडियम की ब्लॉक करवाए, सोडियम भी निकल रहा है, पोटेशियम जो है उसका लॉस नहीं हो रहा है। इस तरीके से सोडियम, हमने कहा कि जब सोडियम फ्लो कर रहा है तो वाटर भी फॉलो दैट वे, द वे सोडियम इज मूविंग। सो दैट इज द कंडीशन कि इट इज एक्टिंग एज लाइक डायूरेटिक। और फिर ये पोटेशियम स्पारिंग क्यों हुआ? क्योंकि ये पोटेशियम की लॉस को स्टॉप करवा रहा है। तो इनका जो नाम है, ड्रग्स के नाम जो एंटागोनिस्ट है फॉर एल्डोस्टेरोन, वो कौन कौन से हैं? स्पाइनोलेक्टोन, एप्लेरेनोन, दे विल बी एक्टिंग ऑन द एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। और पोटेशियम सोडियम जो है, इनके लिए जो ड्रग है वो मैंने कैसे लिखा है, आप लोग नेट भी लिख सकते हैं, कैट भी लिख सकते हैं। खैर, दो ड्रग्स है स्पेसिफिक, वो दो कौन कौन से हैं? एमिलोराइड एंड ट्राइएम्पटीरिन। These two will act on these channels, and whereas these two, eplerenone and spironolactone, they will act on the aldosterone antagonist. इनके लिए एक और भी एक नमोनिक है कि एल्डोस्टेरोन के आखिर में भी ऑन आ रहा है, स्पाइरोनोलेक्टोन एप्लेरेनोन में भी ऑन आ रहा है। इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं कि these are acting on the aldosterone receptor antagonist, they are antagonist, और बाकी जो है वो चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। That's it about potassium sparing diuretics. Hope so you got. And do not forget subscribing, like, share, or care. Good. Make all comments. Thank you. Don't forget. The very next one, osmotic diuretic. Osmotic diuretic काम कहाँ पर करते हैं? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक क्विक स्केच आउट बनाऊँ, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का थोड़ा सा रीजन, और ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और यहाँ से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का जो साइट ऑफ एक्शन है वो लेट प्रॉक्सिमल और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये पोर्शन जो है इसका साइट ऑफ एक्शन है। इसको ऑस्मोटिक डायरेटिक्स कवर करते हैं। अभी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है क्या, पहले हम समझेंगे ऑस्मोटिक डायरेटिक लफ्ज क्या कहता है। ऑस्मोटिक का मतलब है that involves the process of osmosis, जिसमें क्या होता है, अगर आपको अपने अर्ली क्लासेस याद हो अबाउट बायोलॉजी, ऑस्मोसिस क्या है कि एक सेल मेम्ब्रेन से वाटर का रीएब्सॉर्ब होना, या वाटर का एब्सॉर्प्शन होना, या डिफ्यूजन होना, दैट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। कि एक मेम्ब्रेन से वाटर का एब्सॉर्प्शन होना या परफ्यूजन होना, दैट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोटिक डायरेटिक्स करते क्या है? ये ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जब पहुंचते हैं, अगर हम दे सपोज ये आते हैं यहाँ पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मौजूद हैं, तो यहाँ पर आने के बाद नाम बता रहा है कि ये ऑस्मोटिक डायरेटिक है। तो ये क्या करते हैं? पानी को अब्सॉर्ब करवाएंगे फ्रॉम वेयर, यहाँ पर जो बेसोलेटरल सरफेस है, मेम्ब्रेन है, ये आपका हम डिस्कस कर चुके हैं इनके हवाले से। ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, और ये जो फेस करता है ल्यूमन को, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। तो इंटरस्टिशियम से ये पानी को अब्सॉर्ब करवाएगा, कहां पर लाएगा? ल्यूमन में लाएगा। तो ल्यूमन में क्या है? ल्यूमन में बताया था कि ये पाइप सिस्टम जो है, पाइपलाइन सिस्टम में फिर ये फ्लो करेगा और यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन कैसा है? बहुत ही सिंपल। ये ऑस्मोटिक डायरेटिक है, मौजूद है कहां पर? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ये एक तरीके से मैग्नेटिक फोर्स है इसके साथ। सपोज ये खींचेगा पानी को, कहां से? ये पानी है, ये पानी है, सपोज बहुत सारा पानी है, मौजूद है कहां पर? मौजूद है इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम में ब्लड कह सकते हैं। तो ब्लड से क्या करवा रहे हैं? पानी को एब्सॉर्ब करवा रहे हैं, ल्यूमन में ला रहे हैं। जब ल्यूमन में आएगा, पाइप में अंदर आ गया, फिर इसके बाद ये बाहर जाएगा, फॉरवर्ड होगा टुवर्ड्स द असेंडिंग, डिस्टल, कलेक्टिंग एंड यूरिनेटेड। तो क्या हुआ? ब्लड का वॉल्यूम हमने कम कर दिया। कैसे? पानी को लॉस करवाया। इसे हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक। तो इट इज आल्सो यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, और आप कह सकते हैं इट इज अ डायरेटिक। और ये इसके बहुत सारे यूजेस हैं। उसका एक एग्जांपल, द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, दैट इज मैनिटोल, और एक और भी है यूरिया, दैट इज नॉट यूज्ड नाउअडेज।
मैनेटोल जो है वो डिफरेंट केसेस में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जस्ट लाइक व्हेन देयर इज एडिमा और सेरेब्रल एडिमा, जब पेशेंट सर के ऊपर गिरता है वहाँ पर अगर एक्यूमुलेशन होती है फ्लूइड की, तो उनको एक तरीके से एब्जॉर्ब करवाना, उनके इंटरस्टिशियम से ब्लड में लाना, फिर ब्लड के जरिए से रिमूव आउट करवाना. Welcome with another video tutorial that is about the diuretics. Continue here. The topic to discuss right now is loop diuretics. Loop diuretics को हम लोग pharmacologically जब पढ़ते हैं, right now the one that is having high potency और जो बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत पोटेंट ड्रग है, इसीलिए इनको हाई सीलिंग भी कहते हैं. दीज आर हाई सीलिंग डायरेटिक्स. कौन से? लूप्स. ओके, ये लूप्स डायरेटिक्स क्या होते हैं? लूप डायरेटिक्स जो एक्ट करते हैं वो नाम बता रहा है कि ये लूप ऑफ हेनले पर एक्ट करते हैं. उनमें से भी स्पेसिफिकेशन है फॉर द थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो कि थिक भी है और असेंडिंग भी है लूप ऑफ हेनले. वहां पर इसका मोड ऑफ एक्शन का जो साइट है वो ये है. कैसे एक्शन करता है? लेट्स डिस्कस द MOA, मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. जिसे हम लोग लूप डायरेटिक्स देते हैं, इसका द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल और द वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल, और यू कैन से द वेरी एग्जांपल फॉर द लूप्स राइट नाउ दैट इज अवेलेबल in the market. We call that drug, generic name is furosemide. इसकी pronunciation क्या है? ये spelling जो हम लोग पढ़ते हैं, we start with FU like that, furosemide. लेकिन इसकी pronunciation है furosemide. The furosemide is the one that is medically available right now. You can go and have this drug. How it is acting? Let's discuss that. Thick ascending loop of Henle पर ये act करता है. मैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को उठाता हूँ. बाकी बातें हम लोग अपने पिछले डायरेटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि लूप ऑफ हेनले में अगर हम बात करते हैं अभी, कौन सा पोर्शन ल्यूमन कहलाता है, कौन सा बेसल मेम्ब्रेन है, बेसोलैटरल, और कौन सा ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है. थोड़ा सा मैं आपको दोबारा पॉइंट आउट करवाता हूँ कि ये ल्यूमन है. ल्यूमन का जो ये स्पेस हम कहते हैं, ये ट्यूब लाइक ओपनिंग जो है, अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो पाइप का अंदरूनी हिस्सा है, उसको ल्यूमन बोलते हैं. और जो मेम्ब्रेन पाइप को ढकेलता है अंदर की तरफ से, जो मेम्ब्रेन है, अभी ये आप पाइप है, पाइप का जो इंटरनल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं, ये ल्यूमन को फेस कर रहा है, तो ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन हुआ. और जो पाइप के बाहर वाला मेम्ब्रेन है, दैट इज नाउन एज बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, जो कि इंटरस्टिशियम को फेस करता है, ब्लड को फेस करता है. तो क्या होता है? अभी हम बात करते हैं कि ल्यूमन से, पाइप के अंदर हिस्से से ल्यूमन में फ्लो करता है कौन कौन से? सोडियम आयन, पोटाशियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयंस, और साथ में पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी फ्लो कर रहे होते हैं. अभी होता क्या है इस लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, थिक, इसमें ये होता है कि सोडियम, पोटाशियम और 2 क्लोराइड के चैनल्स होते हैं. इनमें से ये मूव करते हैं इनसाइड टू द मेम्ब्रेन. ये ल्यूमिनल पोर्शन है, ये एपिथेलियल सेल्स है, और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर होते हैं पोटाशियम और सोडियम के ट्रांसपोर्टर्स. ये सोडियम और ये पोटाशियम और ये क्लोराइड जब इंटर हुए, तो सोडियम अंदर जाएगा इंटरस्टिशियम में, ब्लड में जाएगा, और वहां से पोटाशियम को ये एंटीपोर्ट के थ्रू अंदर लाएगा एपिथेलियल सेल में, और ये पोटाशियम यहाँ से दोबारा जो है एक चैनल के थ्रू आएगा टू द ल्यूमन. और यहाँ पर ये पोटाशियम जो है, एक नेक्स्ट पोटाशियम भी अंदर आ रहा है. ये फिर कहाँ से आ रहा है? ये जो क्लोराइड आयंस एंटर हुए थे, वो जाकर के इसके थ्रू एक दूसरा ट्रांसपोर्टर बनाते हैं, जिसके जरिए से क्लोराइड भी अंदर जाएगा और पोटाशियम बाहर आएगा. इस तरीके से क्या होगा? सोडियम की एंट्री होगी जो इंटरस्टिशियम, और पोटाशियम जो है वो बाहर आएगा, क्लोराइड भी अंदर जाएगा. अभी बात हम करते हैं कि ये डायरेटिक मैकेनिज्म कैसे फॉलो करता है. अगर हम इसको इनहिबिट करते हैं तो डाययूरेसिस कैसे होता है? तो वेरी सिंपल. इसको आपने इनहिबिट किया विद रेड मार्कर, आई इनहिबिटेड दैट. इनहिबिट करने के बाद सोडियम नहीं जा रहा, पोटाशियम नहीं जा रहा, और क्लोराइड भी नहीं जा रहे, तो क्या होगा? ये फ्लो करेंगे कहां पर? ल्यूमन में. ल्यूमन कौन सा रीजन है? ये फ्लो करने के बाद जाएंगे. आप लोग ये बात जानते हैं कि सोडियम आयंस अगर मूव करते हैं जहां भी, वाटर उसको फॉलो करता है. तो सोडियम चैनल्स को हमने ब्लॉक करवाया, जिसकी वजह से वाटर भी उसको साथ लिए, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड जो है वो क्या जाएंगे?
दे विल मूव ऑन। और साथ में यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, इनके क्या होता है, ये यहाँ पर ये देखो सेल पेरिसेलुलर, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इन दोनों के बीच ये जो स्पेस है, कैल्शियम मैग्नीशियम यहाँ से जाते हैं। जब हम इनको ब्लॉक करते हैं तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का फिर क्या होता है, लॉस होता है, जिससे हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है और मैग्नीसीमिया हो सकता है। तो उनकी लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं, मींस के उनके जो बोन्स हैं वो उनमें कैल्शियम की अमाउंट नहीं है, वो पोरोसिस की तरफ जा रहे हैं, तो उन ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट के लिए फिर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उस पेशेंट को डायरेक्ट करते हैं फॉर another diuretic, that is thiazide, because thiazide is responsible for the calcium storage। वो कैल्शियम की लीकेज को या एक्सक्रीशन को वो इनहिबिट करते हैं, कैल्शियम को स्टोर करवाते हैं। दैट्स इट, अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द डायरेटिक। उनमें से द लूप्स, इसका द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज फ्रोसेमाइड, और जिसको आप लोग फ्यूरोसेमाइड पढ़ते रहते हैं, विच इज़ प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंसिएशन के हवाले से रॉन्ग है। तो let's continue. Till then, stay blessed and keep on sharing and doing everything interesting for the video lectures that I'm making for you people. So till then,